Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video we will be discussing about the National One Health Mission. सबसे पहले इस वीडियो में हम नेशनल वन हेल्थ मिशन के ऊपर क्या क्या सब टॉपिक्स को कवर करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वन हेल्थ अप्रोच कि इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है वन हेल्थ अप्रोच का। देन हम नेशनल वन हेल्थ मिशन के बारे में देखेंगे। देन वी विल डिस्कस द नीड फॉर द मिशन, what would be the benefits of the mission, what are the key challenges in implementation of the mission, what could be the way forward, and then in the end we will write a conclusion. First let us see कि वन हेल्थ अप्रोच होती क्या है। ठीक है, तो वन हेल्थ अप्रोच में बेसिकली क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड और एक यूनिफाइंग फ्रेमवर्क होता है। तो इंटीग्रेटेड और यूनिफाइंग फ्रेमवर्क कैसे, ये रिकॉग्नाइज करता है इंटर कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। तो ह्यूमन की हेल्थ और एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ को, तीनों को रिकॉग्नाइज करता है कि तीनों हेल्थ जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है, उनके बीच में एक कनेक्शंस है, इसलिए एक इंटीग्रेटेड और यूनिफाइंग फ्रेमवर्क है। वन हेल्थ अप्रोच प्रमोट करती है कोऑर्डिनेटेड और मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में, जो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, एनिमल हेल्थ से रिलेटेड है और एनवायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, उन सभी सेक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और उनके बीच में कोलैबोरेशन। और वन हेल्थ अप्रोच जो है वो हेल्प कर सकती है प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट करने में, रिस्पॉन्ड करने में जो ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स हैं, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक था, उसमें काफी हेल्प कर सकती है वन हेल्थ अप्रोच। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेशनल वन हेल्थ मिशन के बारे में। नेशनल वन हेल्थ मिशन तो ये मल्टी सेक्टर इनिशिएटिव है जो कि वन हेल्थ अप्रोच पर बेस्ड है, इंटीग्रेट करता है ह्यूमन, लाइफ स्टॉक, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल हेल्थ को। तो ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल हेल्थ को, जिसमें लाइफ स्टॉक एंड वाइल्ड लाइफ आ जाएंगे, दिस इज एनिमल हेल्थ, एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू स्ट्रेंथन द सर्वेलेंस, डायग्नोस्टिक्स, रिसर्च, इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन एंड आउटब्रेक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो इट हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल in 2022. Nodal agency, it is anchored by Indian Council of Medical Research under the office of the Principal Scientific Advisor. और इसका एंकर इंस्टीट्यूशन जो है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ बेस्ड इन नागपुर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज द नीड फॉर दिस मिशन। व्हाट इज द नीड, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट इज द राइजिंग जूनोटिक डिसीजेस। जूनोटिक का मतलब होता है whose origin is animals, तो एनिमल बेस्ड। तो नियरली 60% जो emerging infectious diseases हैं in the humans, they are zoonotic in nature, means their origin is animals, like COVID-19, निपा या एवियन इन्फ्लुएंजा। तो इसीलिए इस मिशन के थ्रू वो इंटीग्रेशन मिल पाएगा, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस वगैरह में हेल्प मिलेगी। सेकेंड इज द फ्रेगमेंटेड हेल्थ गवर्नेंस, बिकॉज अभी जो सेक्टर्स हैं हमारे, दे आर, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो वन हेल्थ अप्रोच में जो इंक्लूडेड रहेंगे, दे आर करंटली ऑपरेटिंग इन इंस्टीट्यूशनल साइलॉस, इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहे हैं। इसकी वजह से डिलेड डिटेक्शन होता है डिसीज का एंड रिस्पॉन्स। थर्ड इज द पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, जैसे कोविड-19 हुआ तो कोविड-19 ने काफी सारे गैप्स को एक्सपोज किए इन दी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, तो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में हेल्प मिलेगी।
फोर्थ इज द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR थ्रेट, उसको भी ये केटर करेगा. AMR which is the antimicrobial resistance happening because of the overuse of the antibiotics in humans, livestock and agriculture, तो उसको केटर करेगा क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच है. फिफ्थ इज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज. सो जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन और कांटेक्ट इंक्रीज हो गया है और डिसीज स्पिल ओवर के भी चांसेस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं. जो स्पिल ओवर मतलब एक जगह से दूसरी जगह में डिसीज जो है ट्रांसफर उसका फ्रॉम एनवायरमेंट टू एनिमल्स और फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ह्यूमंस टू एनवायरमेंट, लाइक दैट. नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस मिशन. फर्स्ट वन इज अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस. तो जब इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस हम लोग करेंगे अक्रॉस ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट, तो उसकी वजह से अर्ली डिटेक्शन हो पाएगा और फिर डिसीज का प्रिवेंशन कर पाएंगे. तो जो जूनोटिक डिसीजेस हैं उनके लिए हमें अर्ली वार्निंग मिलेगी जिससे कि रिस्क ऑफ आउटब्रेक रिड्यूस होगा. सेकेंड इज इम्प्रूव्ड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस. तो जो इस मिशन के थ्रू जो है, जो हमारा हेल्थ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव बन जाएगा, यानी हम पहले से ही उस पर एक्शन ले रहे हैं रादर देन रिएक्टिव मॉडल की होने के बाद हम उस पर रिएक्शंस ले रहे हैं. तो हमारा जो रिस्पॉन्स मॉडल है वो रिएक्टिव रिस्पॉन्स मॉडल से प्रिवेंटिव या एंटीसिपेटरी फ्रेमवर्क की तरफ शिफ्ट होगा. नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑफ जूनोटिक डिसीजेस. हम डिसीजेस को मैनेज कर पाएंगे. जूनोटिक डिसीज जैसे निपा या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ठीक है, विच आर प्रिवेलेंट एट द ह्यूमन एनिमल इंटरफेस. नेक्स्ट बेनिफिट वुड बी ब्रेकिंग सेक्टोरल साइलॉस. तो जो इंस्टीट्यूशनल साइलॉस है डिफरेंट सेक्टर्स का वो ब्रेक होगा और उसकी वजह से इंटर मिनिस्टीरियल और मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रमोट होगा. It will address AMR, antimicrobial resistance, because it will regulate the antibiotic use in humans, livestock, fisheries, agriculture, सभी सेक्टर्स में ये एंटीबायोटिक यूज को रेगुलेट कर लेगा. तो उसकी वजह से AMR एड्रेस होगा. इट विल स्ट्रेंथन सर्वेलेंस एंड रिसर्च बिकॉज डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में हम जॉइंट रिसर्च एनकरेज कर पाएंगे. लेबोरेटरीज, शेयर्ड लेबोरेटरीज रहेगी एंड रिसोर्सेज. इससे इंटीग्रेटेड डिसीज मॉनिटरिंग सिस्टम्स एनकरेज होंगे और इससे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो पाएगी. ठीक है, तो बेसिकली रिसोर्सेज का शेयर्ड यूज हो पाएगा, लेबोरेटरीज का शेयर्ड यूज हो पाएगा, जॉइंट रिसर्च हो पाएगी, मॉनिटरिंग भी जो है इंटीग्रेटेड हो पाएगी. तो उसकी वजह से जो है हमारे पास डेटा काफी कलेक्ट होगा और उस डेटा की मदद से हम लोग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे. और साथ ही साथ एनवायरमेंटल हेल्थ इंटीग्रेशन एंड इकोसिस्टम हेल्थ. तो कहीं ना कहीं इस मिशन के थ्रू जो पब्लिक हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, वो लिंक होगी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ. नेक्स्ट बेनिफिट जो होगा दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोटेक्शन. बिकॉज जब आउटब्रेक, डिसीज आउटब्रेक्स का हम प्रिवेंशन करेंगे तो उसकी वजह से हेल्थ केयर कॉस्ट रिड्यूस होंगी, लाइवलीहुड लॉस जो होते हैं फार्मर्स के एग्रीकल्चर में या लाइफ स्टॉक सेक्टर्स में वो भी एड्रेस होंगे क्योंकि एनिमल हेल्थ को भी यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा, लाइफ स्टॉक हेल्थ को प्रमोशन मिलेगा. तो सोशल प्रोटेक्शन होगा फार्मर्स का. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल्ड वर्कफोर्स. तो इस मिशन के थ्रू एक ट्रेंड वन हेल्थ वर्कफोर्स को डेवलप किया जाएगा थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन. तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ पे काम कर रहे हैं या एनिमल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनका इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन हो पाएगा और एक वर्कफोर्स तैयार होगी जो इस पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो है ट्रेंड होगी. नेक्स्ट इज ग्लोबल कमिटमेंट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो इस मिशन के थ्रू इंडिया जो है वो अलाइन हो जाएगा with the global frameworks of WHO, which stands for World Health Organization,
FAO, which is Food and Agriculture Organization, UNEP, which is United Nations Environment Program, and WOAH, which is the World Organization for Animal Health. इंटरनेशनल कॉपरेशन स्ट्रेंथन होगा और इस मिशन के थ्रू इंडिया की पोजीशन जो है एज अ रीजनल लीडर उभर करके आएगी इन इंटीग्रेटेड हेल्थ गवर्नेंस। तो वन हेल्थ अप्रोच में इंडिया का जो एक इमेज है वो एक एज अ रीजनल लीडर निकल करके आएगी कि इंडिया वहां पे लीड कर रहा है इंटीग्रेटेड हेल्थ गवर्नेंस में। आगे हम देख लेते हैं कि क्या की चैलेंजेस रहेंगे इस मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में। तो सबसे फर्स्ट वन इज द फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। नाउ अब काफी सारे इंस्टीट्यूशंस और सेक्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे जब इसमें, तो फिर एक जो सेंट्रल नोडल अथॉरिटी है, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल नोडल अथॉरिटी का जब लैक होगा तो उसकी वजह से एनफोर्समेंट पावर्स और डिसीजन मेकिंग इस पे अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल नोडल अथॉरिटी चाहिए होगी, वरना डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी। सेकेंड चैलेंज वुड बी वीक डिसीज सर्वेलेंस एंड डेटा शेयरिंग। तो हमारा डिसीज सर्वेलेंस अभी जो सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं हमारे डिफरेंट, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ के, एनिमल हेल्थ के, एनवायरमेंट के सर्वेलेंस सिस्टम्स, दे आर नॉट फुल्ली इंटीग्रेटेड एज ऑफ नाउ, एंड द डेटा शेयरिंग बिटवीन द मिनिस्ट्रीज एंड द स्टेट्स is also poor and is not in real time, and we are also using very limited artificial intelligence, genomics technology and digital platforms, so there is limited use of this. Third is talking about the capacity and skilled manpower constraints, यानी कि trained manpower और capacity building अभी नहीं है। So there is a shortage of the trained professionals in the field of veterinary epidemiology, zoonotic disease surveillance, and environmental health. Moreover, a One Health oriented training curriculum is also very limited. Next challenge जो है, challenge number 4 is inadequate infrastructure and laboratory networks. So we have insufficient BSL-3 and BSL-4 labs. BSL stands for biosafety levels. So BSL are the biosafety levels, और ये डिफाइन करते हैं जो लैबोरेटरी के सेफ्टी लेवल्स को ये डिफाइन करते हैं, जिसको डिफाइन किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर फॉर डिसीज एंड प्रिवेंशन ने, कि जो लेबोरेटरी है जो हैंडल कर रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उनके अंदर क्या सेफ्टी लेवल्स हैं, बिकॉज वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे पोज अ रिस्क टू द एनवायरमेंट एंड द हेल्थ ऑफ द पर्सन्स। सो इसको 4 कैटेगरीज में BSL को डिफाइन किया जाता है, विच इज BSL-1, BSL-2, BSL-3 एंड BSL-4। तो जितना ज्यादा लेवल होता है, फॉर एग्जांपल BSL-1, 2, 3, 4 में BSL-4 जो होगा, तो a laboratory which is BSL-4, it can handle very dangerous and very you can say very dangerous and very high risk microorganisms and pathogens, because these laboratories are designed with that kind of containment levels and infrastructure that they can handle those microorganisms, do research on those microorganisms without transferring the risk of those microorganisms to the outside environment. So BSL-1 में जो risk levels हैं they are lesser.
सो दे आर नॉर्मल लेबोरेटरीज। फिर BSL-2 में जो है मॉडरेट रिस्क रहेगा, फिर BSL-3 में हाई रिस्क हो जाता है, और BSL-4 में तो वेरी हाई रिस्क माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटी लेबोरेटरीज में। तो हमारे यहाँ इंडिया में इनसफिशियंट है BSL-3 और BSL-4 लैब्स। मोरओवर वेटनरी एंड वाइल्ड लाइफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज भी बहुत ही वीक और लिमिटेड हैं। देयर आर डिलेज ऑब्जर्व्ड इन पैथोजन डिटेक्शन एंड जीनोमिक सीक्वेंसिंग, उसमें भी डिलेज रहते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इज द सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इश्यूज जो कि फेस होंगे, बिकॉज हेल्थ एंड एनिमल हस्बेंड्री दे आर स्टेट सब्जेक्ट्स। सो सेंटर और स्टेट को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करने में बहुत इश्यूज रहेंगे। एंड देर इज ऑल्सो लैक ऑफ नेशन वाइड SOPs। SOP स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग procedures। So SOPs are not clearly defined at the nationwide level कि किस पर्टिकुलर चीज के लिए अगर डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है या डायग्नोसिस करना है, सर्वेलेंस करना है, तो उसका क्या एक पर्टिकुलर SOP रहेगा। दे आर नॉट डिफाइंड एट नेशन वाइड लेवल। मोरओवर रिसर्च गैप्स भी हैं, बिकॉज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी बहुत लिमिटेड है, विच इज लिंकिंग ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ। और एंड एकेडमिया पॉलिसी एंड फील्ड लिंकेज इज ऑल्सो वेरी वीक। जो एकेडमिक्स में जो पढ़ाया जा रहा है, जो पॉलिसी आप डिजाइन कर रहे हैं और फील्ड पे क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें लिंकेज भी बहुत लिमिटेड और वीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस मिशन। फर्स्ट वन इज लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल बैकिंग। तो आप मिशन लेकर के आ रहे हैं, तो आप उसको एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में लेके आइए, यानी कि उसको लीगल बैकिंग दीजिए। तो स्टैट्यूटरी वन हेल्थ फ्रेमवर्क को एनेक्ट करिए, क्लियरली डिफाइन करिए रूल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, ताकि मिनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हों और वर्क जो है वो विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी डिसीजन मेकिंग लैकुना उसको जो है स्मूथली जो है किया जा सके। सेकेंड वी विल टॉक अबाउट इज स्टेट एंड लोकल लेवल मेन स्ट्रीमिंग। आप नेशनल वन हेल्थ मिशन लेकर आ रहे हैं, तो आपको उसको सिर्फ नेशन वाइड लेवल पे नहीं देखना है, आपको उसको स्टेट लेवल पे भी लेके जाना पड़ेगा। तो ट्रांसलेट करिए नेशनल वन हेल्थ मिशन को इनटू स्टेट वन हेल्थ एक्शन प्लान्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टास्क फोर्सेस एंड अर्बन लोकल बॉडी इन्वॉल्वमेंट टू एंश्योर लास्ट माइल सर्वेलेंस। तो उसको जो है डाउनस्ट्रीम लेवल तक लेकर के जाइए, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ लेके जाइए। सिर्फ नेशनल लेवल पे मत देखिए, उसको स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, अर्बन लोकल बॉडी सबको इन्वॉल्व करिए। थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड डेटा एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाइए जो रियल टाइम हो, इंटरऑपरेबल हो। नेशनल वन हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म बना सकते हैं आप, उसमें आप सभी डेटाबेसेस को लिंक करिए, ह्यूमन हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के डेटाबेसेस, वेटरनरी, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंटल डेटाबेसेस, उन सबका डेटा लिंक करिए और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज करके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को एनेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इज वर्कफोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। आप इंट्रोड्यूस करिए वन हेल्थ करिकुलम को अक्रॉस मेडिकल साइंस, वेटरनरी, एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ एजुकेशन। जॉइंट फील्ड ट्रेनिंग कराइए, जो आपके जो वर्कफोर्स है उनके अलग अलग जगह अलग अलग फील्ड्स पे उनकी ट्रेनिंग लगाइए और क्रॉस कैडर पोस्टिंग्स दीजिए। पब्लिक हेल्थ वाली वर्कफोर्स को आप वेटरनरी में पोस्टिंग दीजिए या उनको ट्रेनिंग वहाँ पे दीजिए, एनवायरमेंटल वालों को पब्लिक हेल्थ में दीजिए, ताकि वो सब आपकी वर्कफोर्स की ट्रेनिंग जो है और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो अच्छी हो। कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, आपको यहाँ एक्टिवली लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना है, फार्मर्स को, इंडस्ट्री को, सिविल सोसाइटी को, ताकि वो बिहेवियर चेंज आप लेके आए लोगों में, इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, स्केलेबल सॉल्यूशंस लेके आए सिविल सोसाइटी। सिक्स्थ इज द ग्लोबल एंड रीजनल कोऑपरेशन। तो इंडिया को अपने कोलैबोरेशन
को और डीप करना चाहिए फिर WHO, FAO, UNEP एंड WOAH और नेबरिंग कंट्रीज के साथ फॉर क्रॉस बॉर्डर डिसीज सर्वेलेंस, बिकॉज डिसीज जो है वो कहीं पे भी ओरिजिनेट हो सकता है किसी भी कंट्री में, तो क्रॉस कंट्री क्रॉस बॉर्डर डिसीज सर्वेलेंस भी देखना है और अपनी नॉलेज शेयरिंग भी एक दूसरे के साथ शेयर करनी है उस फील्ड में, तो उसका एक कॉपरेशन करना चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द एनवायरमेंटल गवर्नेंस। तो हमें क्या करना है, वन हेल्थ जो अप्रोच है उसको इंटीग्रेट कर देना है। लैंड यूज प्लानिंग, जो आप जब लैंड यूज प्लानिंग कर रहे हैं उसी में इंटीग्रेट कर दीजिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, पॉल्यूशन कंट्रोल में, क्लाइमेट एडेप्टेशन पॉलिसीज में, इन सभी में वन हेल्थ अप्रोच को लेकर के आइए ताकि जो रूट कॉज है बेसिकली डिसीज इमरजेंस का उसको एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एंड प्रिडिक्टेबल फाइनेंसिंग। सो प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग से सिर्फ काम नहीं चलेगा, तो हमें प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें हम PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं और डेडिकेटेड बजट लाइंस क्रिएट कर सकते हैं हमारे वन हेल्थ इनिशिएटिव्स के लिए। नाइन्थ इज क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। तो हमें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के ऊपर रिसर्च करना है, क्लाइमेट एडेप्टिव कंट्रोल स्ट्रेटजीज को डेवलप करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं जो डिसीज का जो ट्रांसमिशन डायनेमिक्स है उसको इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम नेशनल वन हेल्थ मिशन के ऊपर क्या कंक्लूजन जो है वो लिख सकते हैं। तो इस पे कंक्लूजन लिखने के लिए हम जो अप्रोच यूज कर रहे हैं दैट इज, सबसे पहले हम बताएंगे कि हल्का से कि नेशनल वन हेल्थ मिशन जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है। तो उसमें हम ट्रांजिशन दिखा सकते हैं कि अभी जो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का हेल्थ फ्रेमवर्क है और वो क्या ट्रांजिशन लेके आ रहा है, और नेशनल वन हेल्थ मिशन से हमारा उसका क्या विजन रहना चाहिए हमारी कंट्री के लिए और उस विजन को कैसे हम अचीव कर सकते हैं। इस पर जस्ट हम एक एक लाइन या दो दो लाइन लिखेंगे तो हमारे जस्ट एक कंक्लूजन बन जाएगा। तो हम इसमें बताएंगे कि नेशनल वन हेल्थ मिशन जो है वो एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर के आ रहा है इंडिया पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी में। तो वो क्या ट्रांजिशन लेकर के आ रहा है, क्या शिफ्ट लेके आ रहा है, कि हम सेक्टर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, जो हम पहले सिर्फ एक सेक्टर को देख करके रिस्पॉन्सेस लिया करते थे, इंडिविजुअल सेक्टर को देख के कि पब्लिक हेल्थ में काम कर रहे हैं तो सिर्फ पब्लिक हेल्थ का ही देख रहे हैं, उससे मूव करके, उससे शिफ्ट करके हम एक इंटीग्रेटेड प्रिवेंटिव और प्रिपेयर्डनेस ओरिएंटेड फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे हैं। और इस मिशन के थ्रू हमारा जो विजन या एम ये रह सकता है कि हम इंडिया को पोजीशन करें, एक इमेज बनाए इंडिया का कि वो ग्लोबल मॉडल है फॉर मैनेजिंग द जूनोटिक एनवायरमेंटल एंड द अमर्जिंग पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स। सो इंडिया की पोजीशन को बिल्ड करना है एज अ ग्लोबल मॉडल, कि इंडिया को एज अ मॉडल देखें लोग कि वो किस तरीके से इंटीग्रेटेडली सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है। और ये करने के लिए चाहिए सस्टेन्ड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड सेक्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, सो इस तरीके से आप कंक्लूजन लिखेंगे तो एक ओवरऑल इसमें नजर आता है कंक्लूजन में पूरा फ्रेमवर्क। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।